So welcome back student to a new lecture series that is arithmetic progression often referred as AP, जिसको AP ही बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका AP। अब हम लोग समझेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। चिंता नहीं कीजिए, अरिथमेटिक का मतलब तो आपको पता होगा, ये एक क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के ऑपरेशन उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर इसका हमारे डेली लाइफ में क्या काम है? क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ बुक्स के लिए, बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या हमारे डेली लाइफ में भी है? तो है आपके डेली लाइफ में। आप जो बोलते हैं ना 2 से 10 तारीख के बीच में कितने दिन हैं, या एक मंथ के दूसरे मंथ के बीच में 2 तारीख, आज मार्च का है, 2 तारीख मई में, इस दोनों के बीच में कितने दिन हैं, इस सब को पता करने के लिए। ठीक है, चाहे आप अगर बड़े होके या ऐसे करके बिजनेसमैन बनता है, उस केस में आप SI कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो सब इस पर डिपेंडेंट है, वो सब इसी से आता है। यहाँ तक कि इसका इतना स्पेशल मीनिंग है, आपको अगर मैं दे दूँ 1 + 2 + 3 + 5 ऐसे करते 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 मैं 100 तक दे दूँ और बताऊँ आप इसको सम करो, ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते इसको सम करना है आपको 100 तक। आप डायरेक्ट सम कर सकते हैं क्या? इसको सम करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन AP इसको 2 सेकंड में कर सकता है। बाय नॉलेज ऑफ AP यू कैन सॉल्व इट इन 1 सेकंड। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 सेकंड में, सिंपल से फॉर्मूले से। ये सब सिखाता है आपको AP। जरूरी नहीं 1 2 3 1 5 7 ऐसा भी हो, कुछ भी हो, 1 का स्क्वायर है + 2 का स्क्वायर है, ऐसे करेंगे। इस वाले सबको भी प्रोग्रेशन पैटर्न में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा मोड़ा एप्लीकेशन समझ लिए कि डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है, लिख सकते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि पहले एक रहता है कि हम लोग समझ ले कि इसका यूज क्या होने वाला, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। पहले मैं समझाया जितने इंटरेस्ट है इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा भी हो सकता है, जैसे SI है, CI है, ऑफकोर्स वो दूसरे प्रोग्रेशन पे चलता है, ठीक है, लेकिन वो भी है प्रोग्रेशन। 1 2 3 4 ये सम ऑफ n टर्म्स, दूसरा ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी n टर्म्स को जोड़ना, ये सब काम किसका है? प्रोग्रेशन में आने वाला चीज़ का। प्रोग्रेशन नाम से पता चले ना, प्रोग्रेस हो रहा है, समझिए कोई चीज़ का प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, ये एक प्रोग्रेस है। 1 से 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका प्रोग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आल्सो। ठीक है, प्रोग्रेशन और भी बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग एक टर्म बीच में मान लीजिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 1 5 10 1 5 9 13 ऐसे दिया हुआ है, और हम लोग इसके बीच में एक पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका 10वां टर्म, इसका 12वां टर्म कितना होगा, कितना अच्छा रहेगा। नहीं, हमको अगर बीच वाले किसी बच्चे को मान लीजिए लाइन में लगा हुआ है, डेली लाइफ में कहाँ यूज होगा ये मैं बता रहा हूँ, अगर लाइन में लगा हुआ है और हमको क्या करना है, सबका पता है कि कहाँ पे कौन है। ठीक, अब हमको पता है कि अभिषेक, मान लीजिए एक लड़का है अभिषेक, वो अभिषेक जो है वो कितने नंबर पे ये नहीं पता, ठीक, डायरेक्टली हम नहीं बताएंगे, पर एक सिंबल लगा के रखे हुए हैं, तो हम बाय हेल्प ऑफ AP उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कहाँ है, क्या पोजीशन है उसका, 13 14 15 इस तरह का। तो वी कैन प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस चीज़ का, बीच वाले टर्म का, प्रिडिक्ट द टर्म, कोई टर्म को, स्पेसिफिक टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, हम लोग सम निकाल सकते हैं किसी भी n नंबर्स का, फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म। हम लोग ये पता कर सकते हैं कि 7 डिजिट का नंबर है अगर, तो कितना है, ये तो आराम से आप निकाल सकते हैं 7 डिजिट का नंबर कितना है। अब 7 डिजिट का नंबर कौन 5 से डिविजिबल है, कितना है, ये भी आप निकाल सकते हैं। मतलब बहुत इजी कर देता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके काम को। ठीक, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, खैर और यही सब चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब इस लेक्चर का जो ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन से थोड़ा नीचे आएंगे, लिस्ट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ये n टर्म्स जो है ना, ठीक है, n टर्म्स को निकालना सीखेंगे, सीक्वेंस क्या होता है इसका मतलब सीखेंगे। और सेकंड लेक्चर एक और आएगा, उसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बात करेंगे। 2 लेक्चर में पूरा AP खत्म हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या। तो देखिए मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हम लोग पैटर्न पे काम करते हैं। आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं, बचपन में देखे भी थे, रंगोली वगैरह बनाई रहती थी, अब तो नहीं, अब भी आप कर रहे हैं। आप अगर देखते हैं 1 × 1 × 1 1 × 1 1 होता है, 1 × 1 × 1 ये भी 1 होता है, ऐसे 50 बार देखा तो 1 ही हुआ। तो इस पर एक पैटर्न बना लिया गया, एक पैटर्न ही है ये। पैटर्न मतलब होता क्या है कि कोई चीज़ का अरेंज करना, तो ये एक पैटर्न ही बना दिया गया कि 1 × 1 कितना भी बार हो, n टाइम्स से 1 ही हो। 2 × 2 ये होता है 4 होता है, 2 × 3 6 होता है। ऐसे कर दिया गया कि ये जो है ये एक पैटर्न ही है ना। 2 का जो टेबल लिखते हैं, 3 का टेबल लिखते हैं, वो क्या है, एक तरह से पैटर्न है। सबके बीच में 2 का डिफरेंस रहता है, 8 10, ये क्या है, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो पैटर्न है। पैटर्न हर एक जगह है, आप देखेंगे मैथमेटिक्स में। आपका फॉर्मूला बनाते हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², वो भी पैटर्न है। तो पैटर्न तो है सब जगह।
तो पैटर्न है क्या? तो पैटर्न है किसी भी स्पेशल तरीके से अरेंजमेंट, स्पेसिफिक वे ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, या सिंपली ऑफ अरेंजमेंट, कोई चीज़ को स्पेसिफिक वे में एक स्पेशल तरीके से अरेंज करना, ठीक है, कुछ कॉमन होने पे, कुछ एक कॉमन होना चाहिए सब में, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? वो चीज़ कहलाता है पैटर्न। वैसे उन्हें बहुत काम करते हैं, इसका मैथ में बहुत काम। इसी से रिलेटेड एक टर्म है लिस्ट, ठीक है, जैसे बोला जाता होगा घर में सामान का लिस्ट बनाओ, क्या क्या लाना है, ठीक है, शादी होता है तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट बनता है, खाना का लिस्ट अलग, ठीक है, कौन सा ड्रिंक आएगा उसका लिस्ट अलग, सब कुछ का। तो लिस्ट है क्या? लिस्ट में अगर हम तो ये एक चीज़ समझ रहे हैं, कोई चीज़ का कलेक्शन होने वाला है, ठीक है, सामान कितना आने वाला है उसका कलेक्शन होगा, ठीक है, तो वही जो कलेक्शन है अब एक कॉमन रहता है। ऐसा नहीं है कि खाने वाले के पास आप मिठाई लेने चले जाएंगे, मतलब किराना दुकान के पास आप मिठाई लेने नहीं जाएंगे ना, उसके पास मिठाई का लिस्ट तो नहीं भेजेंगे, नहीं। तो यही चीज़ जो है, अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ कॉमन खोज के करते हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन होना चाहिए, इसी को बोलते हैं लिस्ट। तो लिस्ट है क्या? कलेक्शन। अब ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि प्रोग्रेशन पे जाने के लिए और बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने के लिए ये सब समझना जरूरी है। तो कलेक्शन ऑफ, इसका वर्ड भी आपको बहुत सारा आएगा, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब बहुत आपका मददगार होगा। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग समथिंग कॉमन, जिनके पास कुछ कॉमन होना चाहिए। आगे आगे इसी से एक बना है सीक्वेंस, ठीक है, और अब धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर पे आ रहे हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है? ठीक है, तो जब कोई चीज़ को स्पेसिफिक वे में अरेंज किया रहता है, ठीक, जैसे खाना की लिस्ट में पहले सब छोटे छोटे सामान का, फिर बड़े बड़े सामान का, वेट वाइज, ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर हो अरेंजमेंट का, इसी चीज़ को बोला जाता है क्या? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ही है, ठीक है, लिस्ट ही है। मैथमेटिक्स में बोले तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लिखे ना, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में आप क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जगह कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स ही किसमें? इन पर्टिकुलर पैटर्न या इन डिफिनिट पैटर्न, कोई खास पैटर्न के हिसाब से, इन डिफिनिट ऑर्डर पैटर्न, इस हिसाब से, ठीक, डिफिनिट ऑर्डर, डिफरेंट पैटर्न, वी कैन से एनीथिंग, ठीक, पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे डिफिनिट करने का मतलब एक खास ऑर्डर होना चाहिए, उसी के हिसाब से अरेंज होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग नंबर्स में बात करें 2, 4, 6, 8, ये जानते हैं 2 का टेबल है, ये एक अरेंजमेंट है, पर इसके बीच में अगर 9 घुसा देंगे तो ये आपका एक पैटर्न ऑर्डर गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप कैसे ऑर्डर जान लेते हैं? 2, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 2, 2 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन अब यहाँ ले आए ये ऑर्डर गड़बड़ हो गया। इसके हिसाब से आप बहुत सारा रीजनिंग भी सॉल्व किए होंगे बचपन में। चलिए अब थोड़ा इसी से रिलेटेड टर्म है एक सीरीज, और फाइनली वी विल कम टू प्रोग्रेशन। सीरीज, सीरीज क्या है? सीरीज सिंपली मीन्स कि जितना हम जो टर्म लिखते हैं ना सीक्वेंस है, उस सब का सम, ठीक है। तो व्हाट इज सीरीज? तो सीरीज सिंपली मीन्स क्या? सम ऑफ नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस के नंबर को जोड़ देना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा और भी सीक्वेंस का एग्जांपल हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये भी एक सीक्वेंस है अपने आप में, जिसमें देख रहे हैं आप कि हर के बीच में 1 डिफरेंस है, ये आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो उसी सीरीज का सम, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या है? ये है सीरीज, उसी का सम करना। ओके, सीक्वेंस में एक दो खास बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो नंबर किसी n टर्म्स पे आएगा, जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, तो n टर्म्स पे आएगा तो उसको nth टर्म के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 5th टर्म है ना, तो इसको 5th टर्म, तो इसी तरह से ऐसे करते करते 10th टर्म है, 10th टर्म, तो कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे? जनरली nth टर्म, इसको nth टर्म या nth टर्म बोल देंगे। ओके, जिसको हम डिनोट भी करेंगे टर्म, टर्म टर्म तो हम समझे हैं कि हर एक जो मेंबर है इसका, उसको टर्म बोला जाए, तो Tn, ठीक। अगर आपको समझना है व्हाट इज टर्म तो आप लिख लीजिए, आपको डेफिनेशन लिखना है, तो इच टर्म इन अ सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। हर एक टर्म जो है उसको क्या बोला जाता है? सीक्वेंस, उसको बोला जाता है टर्म। अब बात करते हैं ये प्रोग्रेशन है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रोग्रेस, समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रेस, ठीक है। ओके, दिस प्रोग्रेस, ठीक, जो कि जनरल में लग रहा है और ऐसा ही है भी। तो जब भी कोई सीक्वेंस, अभी जो हम पढ़े हैं ये सीक्वेंस कलेक्शन, जब भी कोई कलेक्शन ग्रेजुएट होता है, ग्रो करता है या एडवांस करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होना। अब अगेन प्रोग्रेस हमेशा सीधा ही डायरेक्शन में चले, मतलब बढ़ता ही चले, जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा यही चले जरूरी नहीं है, उल्टा भी चल सकता है। जैसे प्रोग्रेशन में 1, 2, 3, 4 ये भी एक प्रोग्रेशन है, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 ये भी एक प्रोग्रेशन ही है, और 1, 5, 10, 15 ये भी प्रोग्रेशन है। और अगर हम 1 ले रहे हैं, यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ 4 ले रहे हैं, और यहाँ फिर 8 ले रहे हैं, यहाँ फिर 16 ले रहे हैं, ये भी एक प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन सिंपली मीन्स क्या चीज़?
और इसका अगर उल्टा भी कर दे यानी 4 3 1 2, दिस इज ऑल्सो ए प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन सिंपली मीन्स कि सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है दैट ग्रेजुएट्स या सिंपली दैट ग्रो, जो ग्रो करता है या एडवांसेस मतलब बढ़ता है, और वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ 8 दे दे, यहाँ 4 दे दे, ऐसा नहीं। तो एक सीक्वेंस जो ग्रो करता है या एडवांस करता है, बढ़ता है किसमें, इन अ लॉजिकल, एक लॉजिकल एंड प्रिडिक्टेबल मैनर, जिसको हम लोग आगे का टर्म प्रिडिक्ट कर सके, भविष्यवाणी कर सके, पता लगा सके आगे का टर्म। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट कर सके, प्रिडिक्टेबल पैटर्न। चलिए ये समझ गए। अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन के टाइप्स के बारे में, जिसमें एक है एपी। तो देखिए प्रोग्रेशन के जो है मेनली मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप्स, और इस पर हमारा मैथमेटिशियन एक रामानुजम थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है प्रोग्रेशन पे, बहुत उन्होंने काम किया इस पर। तो प्रोग्रेशन जो है वो 3 तरह का होता है, और बच्चे को खूब लगता रहता है ये है क्या, इसका शॉर्ट नाम रहता है। एक रहता है एपी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक तो समझे कि अरिथमेटिक सिंपली मीन्स related to numbers, and progression we know the sequence in a particular growth, जो growth में हो। what is G here, geometric progression, ठीक है, geometric progression, and what is H here, ठीक है, AGH, here H means harmonic, harmonic means simply something repeating, तो harmonic progression। तो ये सब प्रोग्रेशन में है क्या डिफरेंस, तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें ऐसा होता है कि ये एक सीक्वेंस ही है, प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस ही है, जिसमें हर एक टर्म, आगे वाला टर्म, ठीक है, चूंकि प्रोग्रेशन हो रहा है यानी ग्रोथ हो रहा है, तो हर एक आगे वाला टर्म जो है वो अपने पीछे वाला टर्म से एक डिफरेंस लेके बढ़ता रहेगा। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें हर एक आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म से 1 का अंतर रखे हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 5 10 15, हर एक आगे वाला टर्म, जैसे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से 5 का अंतर रखा हुआ है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से फिर से 5 का अंतर रखा हुआ है, तो ये कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी है क्या कि एक सीक्वेंस या एक प्रोग्रेशन जिसमें, इन विच, मैं डिफिनेशन है लिख दूंगा, इन विच इच टर्म, हर एक टर्म तो आप समझते हैं ना, इच मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस, तो इन विच इच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, इस टर्म डिफर्स, हर एक टर्म डिफर करता है किससे, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, अपने वाला पहले वाले टर्म से, प्रीसीडिंग, ओके, प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, कोई एक खास कांस्टेंट के द्वारा, बाय अ कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल दे दूँ आपको, आपके पास अगर है, जैसे ऊपर भी दे रहा था और अभी दे दो, ठीक, 2 4 6 8, ये 2 का टेबल, ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म के बीच में कितना अंतर है, 2 जोड़ेंगे तो इसमें ये आएगा, 2 ऐसे जोड़ेंगे। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि हर एक आगे वाला टर्म जो है वो एक कांस्टेंट जोड़ने पे आ सकता है, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक आगे वाला टर्म जो है वो पीछे वाला टर्म से 2 के अंतर पे होगा इसमें, या एक कांस्टेंट के अंतर पे होगा। और एग्जांपल तो जैसे देखिए 10 20 30 40, ये भी क्या है, एक एपी है, क्योंकि हर एक आगे वाला टर्म 10 के डिफरेंस को लेके रखे हुआ है, ठीक। और उल्टा भी हो सकता है, ये जैसे 70 60 50 40, दिस इज ऑल्सो एन एपी, क्योंकि इसमें भी हर एक टर्म जो आगे वाला टर्म है वो -10 का डिफरेंस रखे हुआ है, ठीक। इससे ये कितना हो रहा है, -10, तो यही चीज कहलाता है एपी। डिटेल में तो हम लोग बात करेंगे ऑफकोर्स, इस पर ही तो बात करना है पूरे चैप्टर में, जीपी सब और एचपी तो उसका सिर्फ डिफिनेशन जानेंगे। अब यहाँ पे जीपी क्या है, देखिए जीपी, जैसे यहाँ पे एक सम जो था, एक मेन डिफरेंस जो था वो था कॉमन, यानी इसको अगर हम अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि ए है और उसके अगला वाला टर्म क्या है, कुछ जोड़ के, अगर मान ले कि वो एक डिफरेंस है तो ए प्लस डी, जैसे यहाँ पे डी 2 है, फिर आगे वाला ए प्लस 2 डी है ना, जैसे 2 हुआ, 2 में 2 जोड़े 4, फिर उस 2 में ही 2 दूनी 4 जोड़े यानी 6, तो ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ऐसे लिखते। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि हर एक आगे वाला टर्म और पीछे वाले टर्म के बीच में एक कांस्टेंट रेशियो रहता है। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल आप देखिए, 1 2 4 8, इसमें देखिए 2/1 कितना होगा 2, 4/2 कितना होगा 2, 8/4 कितना होगा 2, 16/8 कितना होगा 2। तो अगर इसी तरह से डिफाइन किया गया जीपी। अब ये जीपी क्या है, तो जीपी भी एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है, जिसमें कांस्टेंट रेशियो होता है इसके बीच में, सक्सेसिव टर्म के बीच में, मतलब हर एक 2 टर्म के बीच में एक कांस्टेंट रेशियो रहता है। इसमें क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेशियो है। तो अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है विथ अ कांस्टेंट रेशियो, जिसमें कांस्टेंट रेशियो रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस था, विथ अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सक्सेसिव टर्म मतलब हर एक
टर्म जो है आगे बढ़ता हुआ ग्रोथ करता हुआ जो प्रोग्रेशन है उसमें सक्सेसिव टर्म्स। जैसे ऊपर भी एग्जाम्पल दिया और देखिए यहाँ मान लिख लीजिए 8 16, ठीक है, और फिर यहाँ 32, तो इसमें देखिए 16 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 16, ये भी हो गया 2, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ 64 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 ही 128, ऐसे करते 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 लिख सकते हैं। मतलब ये अगर फर्स्ट टर्म है A1, इसको मैं फर्स्ट ले लूँ, ए को या T1 लिखिए, टर्म 1, ये अगर है सेकंड टर्म T2, ये अगर थर्ड टर्म है T3, तो कहने का मतलब है कि T2 बाई T1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, T3 बाई T2, और ऐसे करते करते Tn बाई Tn-1। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे T1 अगर ये है, T2 ये होता था जिसमें a प्लस टी, और T3 a प्लस 2d, ऐसे a प्लस 3d ऐसे पड़ता, इसका हम लोग निकालेंगे आगे। पर यहाँ पे ऐसा है, ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, ठीक, यानी एक इस तरह से देखें कि a होगा फर्स्ट टर्म अगर, तो an देख रहे, फिर an स्क्वायर, तब ना an बाई a, यानी सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो an बाई a कितना हो जाएगा n, इसमें सेकंड टर्म बाय थर्ड टर्म, तो an स्क्वायर बाई an से n एक कैंसिल हो गया, और ऐसे a, तो फिर क्या बचा n, ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट। हार्मोनिक क्या, हार्मोनिक एपी का उल्टा है, मतलब ठीक है, अगर एपी का रेसिप्रोकल लिख दिया जाए उसी को बोलते हैं हार्मोनिक, ठीक, फिर से नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, ये भी एक सीक्वेंस है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस या एक प्रोग्रेशन है विथ सीक्वेंस जो फॉर्म होता है किसके द्वारा, फॉर्म बाय रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं, बाय रेसिप्रोकल ऑफ एपी, ठीक है। जैसे 2468 जो था वो क्या था, 2468 10, ये क्या था एपी में, तो 1/2 1/4 1/6 ऐसे कर कर ये हो गया एचपी, या 1/a 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d ये हो जाएगा इसमें हार्मोनिक में एचपी में। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में एपी के बारे में, क्योंकि एपी ही हमारा चैप्टर है, जीपी एसपी तो है नहीं, जीपी आपको जीपी और एचपी 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी बात करते हैं एपी के बारे में डिटेल में, चलिए बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखे थे एपी का डिफिनीशन कि एपी भी एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक दो टर्म के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक, अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात किए उसी तरह से अरिथमेटिक सीरीज का बात करें, सीरीज में क्या होता है सम ना, तो अरिथमेटिक सीरीज का बात करें तो वो कैसे होगा, तो बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एपी, बाय एडिंग टर्म्स ऑफ एपी, ये चीज़ को समझे। जैसे अगर एपी में है, एपी है अगर 3 5 7 9 11, ये है ना एपी में कैसे चेक करेंगे, आप क्या कीजिएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, ठीक है, और वो और फिर थर्ड को सेकंड से वो, ठीक, फोर्थ को थर्ड से, ये वो सब अगर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है तो वो क्या आ रहा है एपी में, तो बाय एडिंग टर्म्स ऑफ एपी वी गेट एन ई एस यानी अरिथमेटिक सीरीज। एग्जांपल जैसे इसी को मैं जोड़ दूं 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सीरीज। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया, आपको दिखाना है सो दैट द प्रोग्रेशन, आपको एक प्रोग्रेशन दे दिया और ये प्रोग्रेशन क्या है, तो प्रोग्रेशन कुछ इस तरह का है, सो दैट द प्रोग्रेशन 11 6 फिर आ गया 1 -4 -9 इज इन एपी डॉट 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 एपी। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या चीज़, ये रहा आपका T1 यानी फर्स्ट टर्म जिसको आप A1 भी लिख सकते हैं, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4, ऐसे बढ़ते 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 गए। आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि T2 माइनस T1 भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, और वो किसी T3 आगे थर्ड वाला टर्म में से T2 वो आप निकालिए, और फिर फोर्थ में से थर्ड T4 माइनस T3 ये निकालिए। अगर सब कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब आपका एपी में है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, तो T2 हो गया 6 और ये हो गया 11, 6 माइनस 11 ये तो आ गया -5, ठीक है। तो आपको एक कांस्टेंट चाहिए, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव, कांस्टेंट होता क्या है, तो एक मैथमेटिकल सिंबल जिसका फिक्स वैल्यू हो। T3 माइनस T2 ये कैसे निकलेगा, T3 कितना है 1 और T2 कौन है 6, तो 1 - 6 कितना आ गया -5। T4 कितना है, T4 है -4 में से T3 कितना है 1, तो -1, ये कितना आ गया -5। अब देख रहे हैं क्या सब इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ईच टर्म, हर एक टर्म जो है डिफर्स, ईच टर्म डिफर बाय इट्स प्रीसीडिंग, हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म बाय -5, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस तरह से कि सो द प्रोग्रेशन इज इन एपी, प्रोग्रेशन किस में है, एपी में, प्रोग्रेशन इज इन एपी, ओके। यहाँ से एक चीज़ आपको आ रहा है कि बार बार ये जो लिख रहे हैं हम, ये है क्या, तो इसको एक नाम भी देते हैं, ये जो आपको आ रहा है बार बार जो एक बोल रहे हैं कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जो डिफर होना चाहिए, इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस,
क्यों कॉमन डिफरेंस? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉमन है इसलिए क्योंकि सब में आ रहा है, -5 -5 -5, ठीक है। और डिफरेंस इसलिए क्योंकि डिफरेंस निकालने पे, सब्ट्रैक्शन करने पे आ रहा है। तो डिफरेंस है क्या? तो एक फिक्स नंबर है। कॉमन डिफरेंस क्या है? एक फिक्स्ड नंबर है, या बोल सकते हैं कांस्टेंट है। एक फिक्स नंबर या कांस्टेंट है किसका? ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, ठीक है। जो कैसे ऑब्टेन होता है? विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिसको मिलते हैं, जिससे हम, जो हमको मिलता है कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग या फाइंडिंग डिफरेंस, और बाय सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ओके, क्या ये कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा? जरूरी है? नहीं, अभी तो हम देखें, अभी नेगेटिव है। हाँ, इसमें था पॉजिटिव कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ देखिए, ये है 3, ये है 5, तो 5 - 3 सेकंड माइनस फर्स्ट, ये क्या हो गया? 2। अगेन 9 - 7, ये क्या हो गया? 2, ठीक है। 9 - 7 ये भी 2, 11 - 9 ये भी 2। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है। बहुत सारे पीछे भी एग्जाम्पल किए, उसमें अगर आप देखेंगे उल्टा के तो पॉजिटिव आ रहा है, पर यहाँ निगेटिव आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, जिसको अब हम लोग इतना लंबा नाम ना लिख के क्या लिखेंगे? डी। जी हाँ, डी से समझ आता है। कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, जीरो भी हो सकता है, और जीरो, ठीक है। यानी 2 2 2 2 है, ये भी एक ही है। चलिए, वो जो हम लिखे थे उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में, a + d a + 2d जो लिखे थे उसको और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर टर्म्स है, और टर्म्स को हम लोग a से अगर डिनोट करें, a1 a2 a3 a4, ऐसे करते करते a5 ... an, लेट टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी के अगर है तो एपी आर, ठीक है। जहाँ से ए क्या दिखा रहा है? ए डिनोट्स टर्म, डिनोट कर रहा है टर्म्स को। टर्म्स मतलब क्या होता है? इच मेंबर, हर एक जो मेंबर। तो यहाँ पे हम लोग एपी में क्या फाइंड करते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड, और ये कहीं पे आप सीधे ऐसे करते करते ए एन माइनस, इससे पहले वाला कौन होगा? ए n - 1, ठीक है। अगर 10th है यहाँ, तो 10th से पहले क्या आता है? 9th, यानी 10 है अगर n का वैल्यू, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? 10 - 1 यानी 9, ऐसा होता है। हाँ, अब इसी चीज को देखिए, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? a2 - a1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक d, जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब a2 यहाँ से क्या लिख सकते हैं? a2 इक्वल टू, ये अगर इधर ले जाए तो d + a1 और a1 + d, इसीलिए मैं लिखा था a2 इक्वल टू a1 + d, ठीक। उसी तरह से यहाँ अगर देखें तो a3 - a2 क्या आएगा? ये भी एक कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, d। तो यहाँ से a3 क्या लिख सकते हैं? a3 लिख सकते हैं a2 + d, a2 + d, ठीक है। अब ये a2, अब हमको बार बार a2 पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? जैसे मान लीजिए 50वां टर्म फाइंड करना है, तो इस केस में हमको 49वां फाइंड करना पड़ेगा पहले, 49वां के लिए 48वां, ऐसे करते करते, मतलब फिर से अगर हमको a2 है तो a2 का वैल्यू तो हमारे पास है ना, d + a1, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टर्म में ही, जो फर्स्ट टर्म तो समझेंगे ना, पहला मेंबर जो है उसी को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। तो a3 को हम कोशिश करेंगे कि a1 के टर्म में दिखाने के लिए। अब a2 है क्या? d + a1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 + d, और ये d तो है d, यानी a3 जो हो जाएगा वो क्या होगा? a1 + 2d, ठीक है। ऐसे आप बढ़ सकते हैं। ऐसे बढ़ते 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 आप अगर देखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं कि हम लोग का जो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ऐसे अगर टर्म्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। a1 को अगर लेट फर्स्ट टर्म को हम लोग a मान ले, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी का फर्स्ट टर्म जो है उसको a मान ले, तो उस हिसाब से सेकेंड टर्म अपने आप क्या आ जाएगा? a, और उसमें एक d जोड़ दीजिए, a + d, ठीक है। यहाँ आया ना सेकेंड टर्म a + d, a1 + d, जहाँ पे a1 जो था वो फर्स्ट टर्म था। अगर हमको थर्ड टर्म लिखना है तो थर्ड टर्म में क्या होता है? देखें, a1 + 2d, पहले है a2 + d, पर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 की जगह a1 + d रखती है तो a1 + 2d लिख दिया, यानी a है आप फर्स्ट टर्म, तो a + 2d। थर्ड टर्म लिखना है तो आप यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, मैथमेटिक्स इज ए पैटर्न, ठीक है। पैटर्न के साथ बहुत डील करते हैं मैथमेटिक्स में, टोटली नहीं पर अक्सर। तो यहाँ a है, फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं आया, यहाँ पे एक d आया सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में 2d आया, थर्ड टर्म में कितना आया? 2d, फोर्थ टर्म में कितना आ जाएगा? 3d, पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। फिफ्थ टर्म में 4d, ऐसे ही आप बढ़ सकते हैं आगे। तो इस तरह से अगर अरेंजमेंट कर रहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट टर्म, जिसको हम t1 मान लीजिए, टर्म t4 टर्म और 1 4 फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, यानी a को a है रहता है सिंपली, और a को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + 1 - 1 × d। 1 - 1 लिखने की क्या जरूरत है? एक रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे सेकेंड टर्म में t2, उसको क्या लिखे? a + d, ये कहाँ से आएगा? a + 2 - 1, सिंपली जो d है, आपको फर्स्ट टर्म में d नहीं ना है, इससे क्या मतलब है? 0 × d तो है, a है, a का क्या मतलब है? a मीन्स a + 0, और 0 का जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ, 1 - 1,
यानी 0 इंटू डी। जी हाँ, T3 कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा a प्लस 2d लिखते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a, और 2d कहाँ से आता है, तो ये आता है 3 माइनस 1 से, ठीक है, थर्ड टर्म से घटा के। ऐसे अगर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास Tn जो होगा वो कितना आएगा, ऐसे Tn जो होगा वो क्या होगा, a प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप, थर्ड टर्म है तो सेकंड आ रहा है, फोर्थ टर्म होगा थर्ड आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n था ना तो एक कम आ रहा है। इससे आपको एक पैटर्न मिल गया, और इस चीज़ को बोला जाता है क्या चीज़, nth टर्म ऑफ एपी। क्या चीज़, nth टर्म, कि आप nth टर्म को ऐसे निकाल सकते हैं। तो हेंस वी कैन से, क्या हम बोल सकते हैं कि nth टर्म Tn, या nth टर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या आ गया, वो आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ऑब्जर्व करके आराम से इसको बना लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बेस बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसको बुलाता है जनरल टर्म ऑफ एपी। आप इससे कोई भी निकाल सकते हैं, आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो कोई निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे तो आपको इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, आपका जो पहला नंबर होगा वही फर्स्ट नंबर देगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर दे दिया है कि ये एपी में है तो किसी दो टर्म को घटा दीजिए। अब ऐसा नहीं कि पहला वाला और लास्ट वाला को, किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म को, फर्स्ट हो सकता है आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दे, हो सकता है आप फोर्थ में से थर्ड को घटा दे, हो सकता है थर्ड में से सेकंड को घटा दे, किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो नंबर आता है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। चलिए अब इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये बात हो गया। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके लास्ट में देखेंगे कि nth टर्म अगर जनरल टर्म निकालना हो हमको इंड से, तो कैसे पता करें। मतलब शुरू से बच्चा अगर देख रहे, बच्चे अगर लाइन्स में लगे हुए, क्यू में लगे हुए हैं, तो हम लोग शुरू से तो बता सकते हैं कि 30 नंबर पे कौन है, लास्ट से कैसे पता करें कि 13 पे कौन है, तो उस पर भी हम देखेंगे nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एपी, उसको भी देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, आपके नॉलेज को भी इनहांस करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, सीबीएसई में भी आया हुआ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पे, फार्मूला पे बेस। फार्मूला आपके पास क्या है, Tn यानी nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, डी जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जो कहीं दो कंजुगेटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है, और Tn क्या है, Tn है nth टर्म। ओके, वेल नोन। अब चलिए बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, फाइंड, पहला दे रहा है nth टर्म एंड दूसरा क्या चीज़, 16th टर्म, 16th टर्म निकालना किसका, ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो कुछ इस तरह का 3, 6, 9, ठीक है, 12, इस तरह का। पहले nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे निकलेगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको nth टर्म में पहला टर्म होता है, nth टर्म होता क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही nth टर्म। पर इसके लिए स्पेशल होगा क्या, हाँ होगा ना, यहाँ पे a का वैल्यू आपको पता है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 3, d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा किसी दो टर्म घटा लीजिए, 6 माइनस 3 घटा लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, या आप इसको भी घटा सकते हैं, 9 माइनस 6 ये भी 3 आएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Tn इक्वल टू a के जगह पे 3 लिख दिया, प्लस n तो रहेगा ही क्योंकि nth टर्म निकालना है, तो n माइनस 1, d के जगह भी क्या लिख दिया 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 प्लस 3n, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं 3n माइनस 3, यानी सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे Tn इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया 3n, ये हो गया इसका nth टर्म। ठीक, अब कोई आपको वैल्यू निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 इंटू 3 9 है क्या, थर्ड टर्म 9 है, यस। हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 रख देंगे n के जगह पे, 3 इंटू 4 12 है क्या 4, हाँ। 100 टर्म निकालना है तो 3 इंटू 100 300, और ये 100 टर्म्स का 300 ही होगा। अब चलिए बात करते हैं T16 का, हमको पता ही चल गया 3 इंटू 16 कितना आ गया 48, या अगर वो वाले फॉर्मूले से करेंगे तो नहीं होगा, होगा T16, अगर Tn हम लोग को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस फॉर्मूले से भी होगा, सेम चीज़ तो है। एक जगह मैं रख दूंगा अगेन 3 क्योंकि वहाँ निकाले हैं, n क्या है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो 3 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3 कितना आ गया 3 प्लस 45 यानी 48, तो किसी तरीके से आप निकालिए, इधर तरीका, दोनों तरीका सेम रहेगा, ये तो हुआ उससे वैसे भी। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन का जिसमें आपको सीधा टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पे लिख लिया फाइंड 100th या 105th टर्म निकालना है किसका, ऑफ एन ए पी, ये आया हुआ है आपका सीबीएसई में एक बार, 4 4 1/2 5 5 1/2, डरना नहीं है आपको कि ये कैसा आ गया। चलिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है, तो इन दिस ए पी आवर फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करें तो ए है 4, अब डी निकालना है, डी आपको बोला होना ना किसी दो कंजुगेटिव टर्म को घटा लीजिए। अब ये क्या है 4 2 8 9 9/2 यानी 4.5 है, कुछ नहीं, ठीक है। 4 में 0.5 जोड़ेंगे 4.5 में 0.5 जोड़ेंगे कितना होगा
5, सिंपल है ना। तो डी कितना निकल जाएगा, तो 4 1/2 -4। अब ये तो आपको आता होगा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बदलने, 4 2 जा 8, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जोड़ते हैं, तो 9/2 -4, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। 2 ले लेंगे ऐसे हम, तो 4 1 जा 4, ये हो गया 9 -2 4 जा 8, कितना आ गया 1/2, ये 0.5। तो अगेन आपका आ गया, तो T105 कितना आ जाएगा, a प्लस 104d। कैसे आया 104, अरे वही तो बोल रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n कितना है 104, 105 में से 1 इंटू डी, a प्लस 104 इंटू डी। आपको आदत ही हो जाएगा, आपको अगर 10th टर्म निकालने बोलेगा ना, तो आप बोलेंगे a प्लस 9d। यहाँ पे a कितना है, ये है 4, d कितना है 1/2, तो a प्लस 104 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 52, ये कितना आ गया 56। सो इजी, इजंट इट, बहुत ईजी है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन था। टाइप 1 क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, फाइंडिंग nth टर्म, ठीक है, फाइंडिंग nth टर्म विथ गिवन एपी। जब आपको एपी दिया रहे विथ गिवन एपी दिया रहेगा तब। अब सेकंड में एपी का एपी नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, आपको गिवन टर्म दिया रहेगा और उससे आपको एपी बनाना होगा, ठीक है। आपको जनरल टर्म दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, टाइप 2 पे आते हैं हम लोग। टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इसमें क्या आएगा, गिवन जनरल टर्म गिवन रहेगा एंड वी हैव टू फाइंड nth टर्म, सॉरी वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड एपी निकालना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब बोल रहा है कि इफ nth टर्म, बोल रहा पहले से, यानी जनरल टर्म nth टर्म जो है वो हमारा कुछ इस तरह का 3n-2 है। फाइंड, आपको निकालना है फाइंड क्या चीज़, पहला दिया हुआ ए मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड डी यानी कॉमन डिफरेंस, थर्ड 19th टर्म और फोर्थ एपी को भी फाइंड कीजिए। तो चलिए पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देखिए। तो Tn यानी nth टर्म, ये क्या है 3n-2, ओके। इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, जब T1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1 - 2, कितना हो गया 3 - 2 यानी 1 आ गया, फर्स्ट टर्म यानी 1 ही है इसका। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से तो कॉमन डिफरेंस हमको पता चलेगा, सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। तो T2 कितना हो जाएगा 3 × 2 - 2, कितना आया 3 2 जा 6 6 - 2 यानी 4। उसी तरह से आप चाहिए तो 3/3 भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको एपी बन जाए। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 - 2 यानी 9 - 2 यानी 7। तो आपको यहाँ से ही पता चला होगा कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो डी कैसे निकलेगा, T2 - T1 कर लेते हैं, T2 - T1 यानी 4 - 1 यानी 3। आपके पास ए आ गया, ए कितना आया आपके पास, तो ए जो आया वो आया आपका 1, तो ए इज 1। व्हाट इज डी, तो डी इज हेयर 3। वी हैव टू फाइंड 19th टर्म, तो T19 कितना हो जाएगा, a प्लस 18d। कैसे, तो a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, हाँ, तो a n क्या है 19, तो 19 - 1 इंटू डी। तो यानी a की जगह रख देंगे 1, ये हो जाएगा 18, 19 - 1 तो 18 इंटू डी कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 54, कितना आ जाएगा 55, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ जिसमें आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। अच्छा ए बी फॉर्म करना है, तो ए बी आपको बन ही गया ना, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 7, फिर 3 जोड़ दीजिए तो 4 टर्म यानी 10, ऐसे डॉट डॉट डॉट। आपको कुछ ऐसा टर्म दिया जाएगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे सीबीएसई के 14 में क्वेश्चन आया, चलिए उसको करते हैं। सीबीएसई 14, वो सीबीएसई का क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। सीबीएसई 2014 का, सीबीएसई का 2014 का कुछ क्वेश्चन इस तरह से था कि इफ 7th टर्म दिया हुआ था कि इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 7th टर्म इज 1/9, 7th टर्म था 1/9, एंड 9th टर्म जो था ऑफ एन एपी, किसी एपी का वो था 1/7, तो आपको फाइंड करना था 63rd टर्म, मतलब 63वां टर्म आपको निकाल के लेना था। इसमें बहुत ईजी था। आपको अगर आता है जनरल टर्म T7, तो वो कैसे निकल जाएगा, a प्लस 7 - 1 इंटू डी यानी a प्लस 6d, और इसी चीज़ का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/9, जानते हैं ना, a प्लस n - 1d होता है उसी तरह से। तो ये आ गया T7 का वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे a और d अननोन है, आपको 63rd टर्म के लिए a भी चाहिए और d भी, तो इसलिए हम a d और निकालना पड़ेगा। T9 यानी a प्लस 9 - 1 इंटू डी यानी a प्लस 8d, वो कितना दिया हुआ 1/7। अब ये देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गया, ये और ये आराम से हम कर सकते हैं अगर क्या कर दे, एलिमिनेशन मेथड लगा दे या कोई और मेथड, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी लगा दे। यहाँ से a और a सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगर हम माइनस कर दे, यानी एलिमिनेशन बेटर ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को अगर सेकंड से घटा दे,
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया ना, अभी आप सॉल्व किए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लीनियर इक्वेशन का, दोनों का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एक ही वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म है ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 6d, ठीक है, LHS को LHS से इक्वल टू RHS है 1/7 माइनस 1/9, ये कितना आ गया देखिए। अब देखिए a प्लस 8d माइनस 8 माइनस 6d 163 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 9 जा और 9 7 जा, ये हो जाएगा 2/63। ओके, ये से कैंसिल हो गया, तो कितना बता 2d इक्वल टू 2/63, यहाँ से आराम से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंप्लाइज d इक्वल टू कितना आ गया 1/63। ठीक, अब ए निकालते हैं, तो ए कैसे निकालेंगे, किसी भी ऊपर वाले इक्वेशन में रख लीजिए, तो मैं अगर फर्स्ट ही इक्वेशन में रख लेता हूँ, तो ए इक्वल प्लस 6d इक्वल टू 1/9, ये ना फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6 इंटू डी यानी 1/63 इक्वल टू 1/9। जहाँ से आप देख सकते हैं कि a और इसको इधर ले जाते हैं 1/9 और ये इधर आ जाएगा, तो 6/63 है ना, 6/63 यहाँ से ये कितना आ जाएगा 63, 9 9 7 जा, तो 7 और ये तो 6 ही रहेगा, तो 7 माइनस 6 1/63, मतलब a भी हो गया 1/63, ठीक है, डी भी है 1/63। हमको निकालना क्या था 63rd टर्म, तो सब 63 आ रहा है, देखिए क्या होता है, तो t63 इक्वल टू a प्लस 62 आ जाएगा, क्योंकि 63 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 होता है, तो ये कितना है 1/63 प्लस 62 इंटू डी कितना है 1/63। अब आराम से आप देख सकते हैं इसका 63 एलसीएम हो जाएगा, सब कुछ तो 63 हो रहा है, ये 63 इंटू 63, यहाँ ये 1 ही हो जाएगा, प्लस 62 हो जाएगा, ये भी क्या आ गया 63/63, मतलब आंसर कितना आ गया 1, यानी 63rd टर्म जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से टाइप थर्ड का क्वेश्चन बात करते हैं। टाइप थर्ड में आपको क्या दिया रहेगा, आपको ईपी दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा उसमें कितना टर्म है, 10 टर्म है 12 टर्म है, ये ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक ईपी दिया रहेगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन का बात करते हैं। टाइप थ्री में आपको क्या करना है, फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है किसमें, इन गिवन एपी में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी, और एपी है कुछ इस तरह का 7 11 15 39 139। यहाँ पे आपको पता है a इक्वल टू 7 आ जाएगा, जो d है हमारा वो कैसे आएगा 11 माइनस 7 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या n का वैल्यू निकाला, तो tn है 139 लास्ट टर्म, ठीक है, tn ये पूरा टर्म है नहीं था, तो tn टर्म कितना हो गया 139, तो tn जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कैसे निकलता है ये कितना है 139, a के जगह हम a का वैल्यू रख देते हैं 7, n माइनस 1 इंटू डी के जगह d का वैल्यू रख देते हैं यानी 4 इक्वल टू 139। ठीक, ये क्या आ गया 7 प्लस 4 इंटू 9 4 इंटू एन, तो ये क्या हो गया 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 139। 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 4n इक्वल टू 139, इम्प्लाइज 4n इक्वल टू 139 माइनस 3, तो 4n इक्वल टू 136, इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा 136/4, यानी 4 3 जा और 4 जा यानी 34, यानी हमारे पास m कितना आ गया 34, यही आपको निकालना था कितना टर्म होगा इस एपी में, तो यानी 34 टर्म होगा, 34 टर्म 139। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको और भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, कौन सा टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, इस तरह से बहुत सारा आपको क्वेश्चन आएगा, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट भी पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से इतना बड़ा है वो है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए उधर बढ़ते हैं, इतना क्वेश्चन करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको जो में दिक्कत हो उसको अपने कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। चलो इसकी बात करते हैं जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, जो कि था फाइंडिंग nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म कैसे निकाले लास्ट से, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट से थर्ड टर्म निकालना, लास्ट से 9th टर्म निकालना, तो ये दिक्कत होता है। देखिए हम लोग एपी अभी तक कैसे लिखते थे, तो एपी कुछ इस तरह से लिखते थे, ए प्लस टी ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसे रहता था, ठीक है, और लास्ट में an को अगर हम l कंसीडर करें तो इससे पहले वाला क्या हम l माइनस डी लिख सकते हैं, l माइनस डी। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। 2 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, 8 है हमारे पास, यहाँ पे 3 कॉमन डिफरेंस लेके मैं चल रहा हूँ, 11 है हमारे पास और 14 है हमारे पास। इसमें ये फर्स्ट टर्म है ऑफकोर्स, ये लास्ट टर्म है जिसको l मान सकते हैं, और d यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आ रहा है, ये कंसिडर करके ही AP बनाए थे, 3 आ रहा है। अब देखिए, अब l में से यानी 14 में से अगर 3 घटा देते हैं, ठीक है, यानी l माइनस डी निकालते हैं, तब भी क्या आएगा लास्ट टर्म फ्रॉम सेकेंड, ये क्या है सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सॉरी सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से
सेकेंड टर्म क्या आ गया, एल माइनस डी, 14 माइनस 7। उसी तरह 14 माइनस 2 इंटू डी निकाल दे, यानी 14 माइनस 6 निकाल दे, तो क्या आ जाएगा 8, यस 8। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो इसके बाद वाला टर्म होगा वो एल माइनस 2 डी, इससे पहले वाला टर्म एल माइनस 2 डी, इससे पहले वाला एल माइनस 3 डी, मतलब इस तरह का आप कर सकते हैं। मतलब इसी तरह से अगर हमको एन टर्म निकालना हो लास्ट से, एन टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप देख रहे हैं फिर से क्या चीज़ कि सेकेंड टर्म निकालने में सिर्फ डी रहता है, थर्ड टर्म निकालने में 2 डी होता है, फोर्थ टर्म निकालने में 3 डी होता है, मतलब एन टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने में टी एन जो हो जाएगा लास्ट से वो एल माइनस यहाँ पे एक कम, यानी एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, इजली आप इसको भी निकाल लिए। ठीक, अब चलिए वैसे क्वेश्चन का बात करते हैं जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, जो कि है कि 2-3 टर्म का या 4 टर्म का सम दे दिया और उसका प्रोडक्ट या स्क्वायर का सम दे दिया, और उसमें बच्चे को कैसे कंसीडर करते हैं नंबर 3 नंबर, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो लास्ट चलिए उस पर और फाइनली अरिथमेटिक में एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का सम, 3 नंबर्स इन एन एपी, इन एन एपी, इन एन एपी में वो क्या है, इज 21। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट जो है वो है 231, इज 231। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं जल्दीबाजी, अब डायरेक्ट ले लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ये हो गया 3 टर्म। आपको ये तो नहीं बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, ठीक है, आपको बोला है क्या, नहीं, आपको बोला 3 नंबर है एपी में, कहीं हो सकता है। तो अगर आप ऐसे कंसीडर करेंगे ना तो आपको क्या होगा, आपको क्या फायदा होने वाला वो देखिए, आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए जैसे इसी को, तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 21, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें गलती है कोई, तो इसको हो करने से होगा क्या, तो देखिए क्या होगा, खुद देख लीजिए प्रैक्टिकल करके। ये हो गया 21, तो ये क्या होगा, ए प्लस ए 3a, डी प्लस 2 डी, डी प्लस 2 डी, यानी 3d इक्वल टू 21। तो 3a प्लस डी कितना हो गया 21, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि a प्लस डी कितना हो गया 22/3, यानी 7 हो गया। ठीक, अब चलिए ये तो कोई नहीं, a प्लस डी 7 हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कहीं सेकंड भी आ जाए इस तरह से, आपका ये मानना है कि सेकंड आ जाए, पर आएगा नहीं। जैसे प्रोडक्ट था ना, तो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2 डी, इसको मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उम्मीद है आपको प्रोडक्ट करने तो आता ही होगा। ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू 2d 2ad प्लस a इंटू डी ए डी प्लस 2d स्क्वायर, a इंटू ए क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर 2a स्क्वायर डी प्लस a स्क्वायर डी, समझ रहे ना इसको, इससे फिर इसको प्लस 2ad स्क्वायर इक्वल टू 231। अब देखिए आपको थोड़ा सा डर लगने लगा होगा, अरे बहुत बड़ा हो गया, ये स्क्वायर डी है 2 + 1 प्लस 2ad स्क्वायर है, मैं इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा नहीं हो गया, हाँ वही तो मैं बोल रहा था, प्लस ए डी बहुत बड़ा हो गया, ए स्क्वायर का डी है, डी का ए स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है, और ये सब मिल गया 231। इस तरह से आप करेंगे, आप फंसेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करने में, आपको 4 नंबर दिया जाएगा तो और आप फंसेंगे, ए का पावर 4 आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में देखिए इफ 3 नंबर्स दिया रहे, 3 नंबर्स इन ए पी, तो आप इसको ऐसे अगर कंसीडर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये भी तो 3 नंबर है ए पी में है ना, क्योंकि देख रहे हैं आप एक कॉमन टर्म से डिफर है, तो अगर ये लेंगे तो फायदा होगा क्या, हाँ देख लीजिए। और यहाँ पे लेते हैं लेट 3 नंबर्स, मान लेते 3 नंबर जो है बी, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म है, ए सेकेंड टर्म है, और ए प्लस डी थर्ड टर्म है। तो इसको अगर सम करने पे बोल रहा है 21, तो देखिए आसानी से ये आ जाएगा 21, ऐसे ये कैंसिल हो जा रहा है, सॉरी डी से डी कैंसिल होगा, प्लस डी इक्वल टू 21, और ऐसे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक और है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ क्योंकि 4 घंटे के पीछे शूट कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, आपके ही क्लास से पहले भी बहुत सारे बच्चों का शूट कर किया हूँ, 9th का भी अभी 2 वीडियो शूट किया हूँ, तो थोड़ा सा लगभग 3 बजे से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एंजाइटी है। पर चलिए ए प्लस ए 3 इक्वल टू 21, तो ए इक्वल टू 7, तो ए का यहीं पे आ गया, प्रोडक्ट की बात है, तो ए इंटू ए माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर आपको फॉर्मूला पे ही आ गया। देखिए अगर आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231, और देखिए ए का वैल्यू रख देते हैं 7, तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231। अब आराम से देख सकते हैं 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231/7, अब 7 3 जा और 21, 7 3 जा 21, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 49 और ये 33 इधर लाए माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है डी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा।
दोनों का, तो डी कितना आ गया +-4। देखिए आराम से आपको डी मिल गया, ठीक है, और ए भी मिल गया, कितना आसान है, ठीक है, ये लेने पे। इसी तरह से 4 के लिए भी ट्रिक है क्या? हाँ 4 के लिए भी ट्रिक है। 4 नंबर इन एपी आपको दिया रहेगा, इसी तरह से 4 नंबर एपी में है, इनका सम ये है, डिफरेंस ये है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। 4 नंबर इन एपी कैसे लेंगे, ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक है क्या? हाँ इसके लिए भी है, बहुत आसानी से। जैसे आप ये देखें, उसी तरह से उसका कैसे है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा 4th टर्म है तो आपको थोड़ा सा 3 का मदद लेना पड़ेगा। तो जैसे पहले आता है 4, तो उसका a-3d ये आप कंसिडर करें, इंटू a-d इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 3d। देख रहे हैं जैसे क्या होगा, जहाँ इसका सम दिया रहेगा 3d कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से 5 टर्म का रहे तो 5 टर्म के लिए भी है, हाँ तो 5 नंबर्स इन ए पी, जहाँ दिया रहे 5 नंबर ए पी में है, तो उसको आप ऐसे लीजिए, इसमें 2 का मदद लीजिए, a-2d a-d इंटू a प्लस डी a प्लस 2d। थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दूसरा सीक्वेंस दे सकते हैं लेकिन यही होगा आपको, ठीक है, तो अच्छा होगा ये कर लेंगे। अब एट लास्ट हम लोग अरिथमेटिक मीन पे बात कर रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन कभी कोई बोल देता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, तो मैंने चाहता कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सम, उसमें कोई भी दिक्कत करे, उसमें सिर्फ सम की बात करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, कोई दो टर्म है ए और बी, उसके बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मीन होता क्या है? मीन किसी चीज़ का होता है, जितना चीज़ दिया हुआ है उसको जोड़ो और जितना है उससे डिवाइड करो। तो अगर हमको दिया है कि इफ ए बी आर इन ए पी, ए कैपिटल ए और बी स्मॉल बी आर इन ए पी, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है ये इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड ए, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, जिसको हम ए एम से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से ए एम, ठीक, अरिथमेटिक मीन। ओके, देखिए अरिथमेटिक में का एक सिंपल फार्मूला है, ए एम इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इसको सिंपल समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन जहाँ आ जाता है हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसका सम करो और उसे डिवाइड करो, या इसको आप अगर अरिथमेटिक से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लाना चाहते हैं तब ये फार्मूला आ जाएगा। जैसे दिया हुआ ना, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इन ए पी, मतलब उनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होगा। हाँ कैसे आएगा, तो इस कैपिटल ए में से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटा देंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ ए इधर ले आते हैं तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, और ये इधर ले जाएंगे ए, मतलब 2a इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए कितना आ गया ए प्लस बी बाई 2, या इसी चीज़ को लिखा रहता है हाफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इस पर आपको दे दिया जाएगा, सिंपली एक क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन और किसी दो नंबर के बीच में दे देगा 13, 19 में, आप आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, सब कुछ आपको कवर कर दिया मैक्सिमम मैंने। कुछ क्वेश्चन रहते हैं ट्रिकी जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगा, बाकी मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।